गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं विकास कुमार, विकास सर लखीसराय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने वैद्युतिकी के अंतर्गत वैद्युत आवेश के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो आपको हम बताए हैं आवेश के बारे में। आवेश है क्या, जिसे हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आवेश के बारे में, आवेश की उत्पत्ति के बारे में, आवेश के से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले काफी पुरातत्व से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व को बीसी करते, लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स साहब ने एक प्रयोग किए। उस प्रयोग में उन्होंने क्या देखे कि प्रयोग में उन्होंने एक एम्बर नाम का वस्तु ली और एम्बर को एक खाल से संपर्क मिला। एम्बर एक प्रकार का स्टोन है जिसे हम लोग आभूषणों में भी प्रयोग करते हैं, और एक खाल के साथ उसे रगड़ने के बाद उन्होंने वहां से क्या देख रहे हैं कि यहाँ उनके बीच से आवेश का उत्सर्जन हो रहा है। उसके बाद कई प्रयास जारी रहे और निरंतर प्रयास जारी के बाद अभी के अनुसार हम लोगों को देखा क्या जा रहा है कि आवेश के बारे में हम लोग कहेंगे कि आवेश किसी चालक पदार्थ का वैसा गुणधर्म को दर्शाता है। आवेश किसी चालक पदार्थ का वैसा गुणधर्म को दर्शाएगा जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव किया जाता है, या वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी किया जाता है। अगर पहले से किसी पदार्थ पर आवेश रहेगा तो इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और पहले से नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करते हैं। तो यहां से संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं किसी भी दो पदार्थ को लेते हैं, दोनों पदार्थ को आपस में संपर्क मिला, या संपर्क में किसी भी प्रकार से ला सकते हैं, या तो घर्षण के द्वारा ला, या तो प्रताड़ित करके लगाते हैं। लाने के बाद क्या देखते हैं, मान लेते हैं एक पदार्थ एक और दूसरा पदार्थ एक बी, दोनों पदार्थ को संपर्क मिला, ये है संपर्क मिला, किसी भी प्रकार से संपर्क मिला। लाने के बाद क्या है, उनके बीच के अणुओं का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। ये उनके बीच के अणुओं का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। और देखना यह है किसी पदार्थ से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा वैसे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ही आवेश है। यानी संक्षेप में आपको क्या कह सकते हैं, पहली भाषा में हमने कहा कि किसी चालक पदार्थ का आवेश वैसे गुणधर्म को दर्शाता है जो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न को दर्शाता है, या उसे अनुभव किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी किसी दो पदार्थों को आपस में संपर्क में लाएं और लगातार संपर्क में लाते हैं, लाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे वैसे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ही आवेश कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस आवेश से संबंधित कुछ एग्जाम्पल समझिए, फिर बताते हैं आपको। इससे संबंधित जैसे आप घरों में अक्सर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सूखे बाल को कंघी से खूब रब कीजिए। रगड़ने के बाद आप क्या देखेंगे, काफी छोटे पदार्थ, वेटलेस पदार्थ जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींच लेगा। फिर आप देखेंगे एक बैलून लीजिए, बैलून को सूखे बाल में खूब रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद फिर देखेंगे सेम वही प्रोसेस कि बहुत ही लाइट वेट का जो भी सब्सटेंस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने लंबे समय से कोई अगर टीवी चल रही है और विजुअली चल रही है और उसके सामने छोटे छोटे कागज के टुकड़े को रख देंगे, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट उन्हें कर लेते हैं। ये सभी प्रोसेस हमें यह दर्शा रहा है कि किसी भी चालक पदार्थ को बार बार रब किए, घर्षण कराएं या किसी प्रकार संपर्क में लाने के बाद उसमें आवेश का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? अब इस आवेश से उत्सर्जन से संबंधित
एक टॉपिक आता है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे कल्पना की जाती है। तो एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आवेश की उत्पत्ति क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, आवेश की कल्पना क्या है, कैसे कर सकते हैं। देखते हैं इस आवेश का प्रकृति क्या है। इन सभी के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री की ओर ले चलते हैं। आप लोग सुने होंगे सोडियम के बारे में, नाम भी जानते हैं। सोडियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 होगा, 8 होगा और 1, ठीक है। अब ये देखिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, अब प्रोटॉन की संख्या कितना है। तो आप देख रहे हैं 8 2 10 1 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। अब ये देखिए इसका तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में स्ट्रक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, क्योंकि तीसरा में तो 1 ही है, काफी कम, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो अब इसके पास बचा कितना, 2 8 ही बचेगा। पहले 2 8 1 था, अब 1 हटा दिया तो 2 8 बच गए। अब ये सोडियम के पास कि ये सोडियम होगा क्या, ये देखिए हमारे पास देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 तो 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, केवल इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान से यहां से त्याग किया गया, प्रोटॉन तो 11 ही रह गया। अब देखिए यहां से प्रोटॉन 11 था, यहां भी प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 था, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई। अब ये देखिए यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा। तो यहां से क्या देख रहे हैं, ये त्याग किया, अब यहां से क्या, ये इस तरीके से। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन पर धन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश की कल्पना मानी जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसकी प्रकृति क्या हो जाती है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन से त्याग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए सोडियम प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया। अब इसी के आधार पर हम मान लेते दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाए, 2 है, 8 है, 7, 8 2 10 7 17। इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। अब यहां से क्या देखते हैं, ये 7 है, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्ट्रक पूरा करने के लिए 1 चाहिए इसको, ये त्याग तो नहीं करेगा, ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेगा, किसी से ले लिया तो अब 2 8 7 था, 1 किसी से ले लिया, ये भी हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना, 8 2 10 8 18, प्रोटॉन कितना हो गया 17। अब ये देखिए क्लोरीन है, किसी से ले रहा है, लेने के कारण यहां से क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस। तो जब जिसकी संख्या ज्यादा हो गया उसकी प्रवृत्ति इस पर चलाएगा, संख्या ज्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगा, माइनस। यहां से ये क्लियरफाई हो रहा है कि सोडियम और क्लोरीन और भी ऐसे जितने भी तत्व लेकर चलते हैं, तो आवेश की परिकल्पना में आवेश की प्रकृति की बात करें तो 2 प्रकृति है, एक है धन और दूसरा है ऋण। अब ये धन और ऋण यहां से ये क्लासिफाइड हो जाता है कि आवेश को 2 भागों में बांटा गया, या आवेश 2 प्रकार के, एक धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। अब इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं, आवेश की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आवेश को हम लोग कैपिटल Q से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल q से भी सूचित करते हैं, लेकिन केवल आवेश रहेगा, कुछ क्लियरफाई नहीं रहा कि उसकी प्रकृति कैसा है।
तो उस आवेश को कैपिटल Q से सूचित करते हैं। लेकिन यह पता चल जाए कि धन आवेश कौन सा है, ऋण आवेश कौन सा है, तो उसे दर्शाने के लिए स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पता रहेगा कि धन है या ऋण है तो उसे स्मॉल q से रिप्रेजेंट, और केवल ये पता रहेगा कि केवल आवेश है तो वैसे आप इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, यानी आवेश में केवल मापांक होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है, केवल इसका मापांक को ज्ञात कर सकते, इसकी दिशा को ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अब यहां से थर्ड देखते हैं इसकी विशेषता में। थर्ड सबसे पहले मात्रक की बात है। तो मात्रक जानने के लिए, आवेश का मात्रक जानने के लिए पहले हम लोग 10th क्लास में चलते हैं। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं I = Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, Q = I × T हो जाएगा। अब इसका मात्रक देखते हैं, तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, I का मात्रक एम्पियर और T क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड, यानी क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। ये आपका आवेश का मात्रक हो गया, एम्पियर सेकेंड। अब इसी का देखते हैं मात्रक को और भी आगे डेप्थ में देखेंगे। पहले छोटा सा एक टॉपिक है जिसको कहते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए आवेश का मात्रक देखिए, मात्रक से रिलेटेड बीमीय सूत्र देखते हैं। सेम वही प्रोसेस, Q = I × T होगा। अब I का बीमीय, I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र क्या होता है, I ही होता है। और उसके बाद सॉरी, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र क्या होगा, एम्पियर, और T क्या है, समय, समय का बीमीय सूत्र T ही हो जाएगा, यानी इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, AT हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं पर IT भी कहा जाता है। यानी क्या देख रहे हैं, इसका आवेश का बीमीय सूत्र AT या फिर IT के नाम से भी जानते हैं। अब आइए इसके मात्रक को डिटेल से देखते हैं। अब देखते हैं मात्रक को डिटेल में देखते हैं। मात्रक में सबसे पहले आवेश का जो SI मात्रक है उसे हम लोग कहते हैं कूलम। अब आवेश का SI मात्रक है कूलम। कूलम एक विद्वान का नाम था, उनके सम्मान में इनका मात्रक का नाम भी रखा गया, आवेश का मात्रक कूलम। इससे पहले आवेश का एक मात्रक हम लोग देखिए एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी मात्रक है जो काफी सूक्ष्म पद्धति के लिए लेकर चलते हैं। तो एक मात्रक आता है माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके अलावा एक और मात्रक है माइक्रो कूलम। इस सिंबल को हम लोग म्यू पढ़ते हैं, यहां से कहते हैं म्यू सी, इसका पूरा नाम है माइक्रो कूलम। ये हो गया माइक्रो कूलम, और इसी माइक्रो कूलम को पिको कूलम के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए 1 माइक्रो कूलम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। जहां भी ये सिंबल दिख जाए इसको हटाकर 10⁻⁻6 लगा दें। यहाँ डबल सिंबल है -6 -12 हो जाएगा, तो 1 माइक्रो कूलम = 10⁻12 कूलम, और इसी का वैल्यू 1 पिको कूलम सेम है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 पिको कूलम = 1 माइक्रो कूलम। ये था आपका आवेश का कुछ सूक्ष्मतम पद्धति का मात्रक। एक है माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम। अब इससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। इसका एक सीजीएस मात्रक है। अब ये सीजीएस मात्रक है क्या, थोड़ा समझें। आवेश का सीजीएस पद्धति का मात्रक, आवेश का जो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है वो होता है ESU, और एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं EMU। ठीक है, आवेश का दो मात्रक है, एक है ESU, दूसरा है EMU। अब ये देखिए ESU और EMU की बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। और EMU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
यूनिट ऑफ चार्ज। यानी दो मात्रक आप देखें, एक है ESU, दूसरा है EMU, ये दोनों मात्रक है आवेश का। अब ये देखिए, इस ESU को ही हम लोग स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं। ESU का किस नाम से जाना जा रहा है? स्टेट कूलम। और यहीं से EMU की बात करते हैं, तो EMU का जो है वो एब्सोल्यूट कूलम के नाम से जानते हैं। तो यहां से आवेश का एक मात्रक हो गया ESU, दूसरा मात्रक है EMU। ESU को हम लोग स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं, EMU को हम लोग एब्सोल्यूट कूलम के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, इसका वैल्यू है, एक सर्टेन वैल्यू है। क्या सर्टेन वैल्यू है? 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू क्या है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलम। उसी तरीके से यहां से स्टेट कूलम का मान निकला। अब यहां से देखते हैं एक एब्सोल्यूट कूलम। तो एक एब्सोल्यूट कूलम का जो मान आएगा वो होता है 10 कूलम के बराबर। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। ठीक है, यहाँ स्टेट कूलम ESU की इक्वल है, यहाँ एब्सोल्यूट कूलम EMU की इक्वल है। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलम की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 कूलम का वैल्यू निकलता है, क्या निकलेगा? 3 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये ESU में चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भी तो सेम प्रोसेस करेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ये देख रहे हैं 1 कूलम का वैल्यू इतना है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, ये था आपका आवेश का CGS मात्रक। एक है ESU, दूसरा है EMU। अगर इसके बावजूद आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में लिखकर हमें जरूर सेंड कीजिए, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। आपके स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वही है। अगर किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाते हैं तो कॉपी में आप लिखकर फोटो खींचकर हमें सेंड कीजिए, हम उसको जल्द से जल्द उससे समाधान करके आपको समाधान करके भेज दिया करेंगे। जो टॉपिक है जिसका नाम है आवेश का वर्गीकरण, आवेश का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं क्या है। यहां से आवेश को 2 भागों में बांट करें, एक है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। अब ये समझिए, एक वह धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। और ये कैसे क्या कल्पना होगा ये समझेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए, 2 पदार्थ है, एक है A, दूसरा है B। मान लेते हैं दोनों को खूब रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, घर्षण कराने के बाद A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर B में प्रवेश करते हैं। एक जूम करते हैं, A के पास 100 इलेक्ट्रॉन था, B के पास भी 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और A से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, एक जूम कर लिए 20 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरित हो गए। अब ये देखिए 20 इलेक्ट्रॉन A से निकलकर B में चले गया, तब ये तो बच गए 80। इसके पास तो ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 120 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके पास 80 बच गए। ये रिमूव किया, पहले 100 था, अब हो गया 80, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई। क्या हो गया? कमी। यहाँ पे 100 था, अब हो गया 120, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहां से क्या देखते हैं, एक ऐसा चालक जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा धन आवेश कहलाएगा, एक ऐसा चालक जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा ऋण आवेश कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसका डिफाइन देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धन आवेश कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रिमूव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा
गेन करता हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऋणावेश। तो तीसरे शब्द में इसके ये भी आप डिफाइन दे सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन से कम रहेगा तो वो धनावेश, और जिसके प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा रहेगा वो हो जाएगा ऋणावेश। और आपको पहले भी बताया धनावेश को प्लस क्यू से, ऋणावेश को माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था आपका धनावेश और ऋणावेश। अब यहीं से एक नाम आता है जिसको कहते हैं आवेशों का ध्रुवन, आवेशों का ध्रुवन, ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये समझिए क्या है, तो आवेशों का ध्रुवन है क्या, एक ऐसी राशि जो धन आवेश और ऋण आवेश में विभेद उत्पन्न करता है, यानी जो यह दर्शाता हो कि कौन धन आवेश है और कौन ऋण आवेश है। तो वैसी राशि हमारा कहलाएगा आवेशों का ध्रुवन, यानी जिसके द्वारा धन आवेश और ऋण आवेश में विभेद उत्पन्न होता हो वही कहलाएगा आवेशों का ध्रुवन। और इसके बारे में जो बताए थे, ये आवेशों का वर्गीकृत किए थे कि कौन सा धन आवेश है ऋण आवेश है, इसके बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ही यह डिटरमाइन किए थे कि आवेश को दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आइए देखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं पदार्थ के तीन मौलिक कण, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। और इन तीनों मौलिक कण पे हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश होगा और न्यूट्रॉन उदासीन, न्यूट्रॉन पर आवेश की कल्पना संभव नहीं। तो अब देखते हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, एक निश्चित मान है, इसी निश्चित मान के आधार पर फिजिक्स में हम लोग क्वांटम करते हैं, और ये क्वांटाइज्ड मान है जहां पर ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मान -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। और ये से प्रोटॉन का भी मान इतना ही होता है कि केवल इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, तो +1.6 × 10⁻⁻⁹ और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर आवेश की कल्पना संभव ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखें, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर रहेगा वहां पर वह चालक उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये इतना क्लियर है। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन आपका रहेगा, वो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां से देते हैं जिसे कहते हैं मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, या मूल इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, आपका जैसा बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब ये मूल आवेश है क्या, तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित होगा वैसे आवेशों की मात्रा को ही मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन का समाधान हो गया। हमने पहला क्वेश्चन क्या दिया, मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, तो क्या इसका जवाब है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वैसे आवेशों की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन इसकी प्रकृति की बात करें तो यहाँ माइनस हो जाए, ठीक है। अब यहीं से आपको एक दूसरा प्रश्न देते हैं, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन है आवेशन के क्या कारण है, ठीक है। आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आवेशन के क्या कारण, ये सेकंड क्वेश्चन। तो आवेशन का कारण क्या है, तो किसी भी दो पदार्थों का संपर्क में आना, दो पदार्थों का घर्षण विधि द्वारा संपर्क में आना, चालन विधि द्वारा संपर्क या किसी अन्य विधि द्वारा संपर्क में आना। संपर्क में आने के बाद क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा।
यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेशन का उत्पत्ति होता है। क्लियर है? क्या इसका जवाब लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्लियर है? अब यहां से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपसे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश कितना? थर्ड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश कितना? यह पूछा भी जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश की गणना करें। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है इतना, ये न्यूनतम भी होता है, महत्तम भी होता है, जो भी है एक इलेक्ट्रॉन पर यही सब चीज है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश कितना है जी? 1.6 × 10⁻⁹। अगर प्रकृति पूछा जाएगा तो माइनस देंगे, नहीं पूछा जाएगा तो केवल इतना ही आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? जैसे आप घरों में साबुन का घोल लीजिए, उसको खूब आप रब कीजिए, खूब घर्षण कीजिए, करने के बाद धीरे धीरे फेन उत्पन्न, ये फेन जितना ज्यादा रब किए फेन का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या में वृद्धि होगी। यानी क्वेश्चन क्या है आपका? साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या क्या होगा? बढ़ जाए। क्लियर? अब यहीं से क्वेश्चन आपका देखिए ये है कि Q1 + Q2 = 0 किसी आवेशित चालक के लिए क्या दर्शाता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन है आवेशित चालक के लिए यह क्या दर्शाता है? Q1 + Q2 = 0 क्या दर्शाता है? तो इसको नीचे लाना। Q1 + Q2 = 0 तो Q1 बराबर फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड ले गए क्या पॉजिटिव में है, उधर ले गए -Q2। गौर कीजिएगा Q1 और Q2 दोनों क्या है? समान परिमाण है, लेकिन एक पर धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश। यानी यदि किसी संयोजन में दो समान आवेश अब विपरीत प्रकृति का एक साथ आरोपित, दोनों समान लेकिन विपरीत प्रकृति का एक साथ आरोपित हो जाए तो ऐसी अवस्था में क्या कहा जाएगा? Q1 + Q2 = 0। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है जो काफी मेजर क्वेश्चन है, ये मेजर क्वेश्चन में रखा जाता है, वो समझिए। कहा जाता है कि आवेश की कल्पना, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आवेश की कल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ही संभव है, प्रोटॉन के द्वारा नहीं। क्यों? हमारा कहा आवेश की परिकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही संभव है, प्रोटॉन के द्वारा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है जी? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखे हैं? आवेश की कल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही संभव है। क्यों? पहला इसका जवाब समझिए। दो प्रोटॉन एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस कारण उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं। इसलिए कौन उसने अलग करेगा? स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए पहला जवाब तो ये भी कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो बाहर किसे निकाला जाए? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ही आवेश की कल्पना संभव। एक तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही परिक्रमण करते, ना कि प्रोटॉन करते, इसलिए बाह्यतम कक्षा में जो परिक्रमण करते हैं वही त्याग करते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आवेश की परिकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होगा। क्लियर है? ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। आवेशों का मौलिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश का मौलिक गुण क्या है समझिए। ठीक है, अब ये आवेश का मौलिक गुण होता क्या है समझिए। किसी भी आवेशित चालक के भीतर तीन मौलिक गुण हैं जो कि हमेशा है। अब ये तीन मौलिक गुण क्या क्या है?
तो पहला मौलिक गुण कहलाता है योज्यता का नियम। पहला नियम क्या है? योज्यता का नियम। दूसरा मौलिक गुण का नाम है क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का नियम। और तीसरा है आवेशों का संरक्षण। पहले एक एक करके हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहला योज्यता का नियम, ये क्या है? तो योज्यता का नियम क्या है? तो कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा सा चालक पदार्थ, इस पूरे बड़े से चालक पदार्थ का आवेश निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लेते ये बड़ा सा चालक कई मौलिक कणों से मिलकर बना है। मान लेते 1 2 3 4 5 5 मौलिक कण से मिलकर बना है, ठीक है। 5 मौलिक कण, इस मौलिक कण का आवेश मान लेते Q1 है, इस मौलिक कण का आवेश Q2 है, इसका Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 है। अब पूरे चालक का कितना आवेश होगा? मान लेते Q आवेश होगा। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है। ये चीज आपका देखते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक मौलिक कण के बीज गणितीय योगफल के बराबर होगी। इसी को कहते हैं योज्यता का नियम या आवेशों के योज्यता का नियम। पहला नियम, पहला मौलिक गुण यही, यानी किसी बड़े चालक का कुल आवेश प्रत्येक मौलिक कण के आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसको बीजगणितीय योगफल क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो कहते क्या है? एक धन आवेश अगर कहीं है, वो दूसरे धन आवेश के साथ कहीं मिल गया, तो दोनों परस्पर जुड़कर दुगना धन आवेश हुआ। एक ऋण आवेश रहा, दूसरा भी ऋण आवेश, तब भी ये जुड़ गया। लेकिन एक धन आवेश दूसरे ऋण आवेश को निरस्त कर देती है, खत्म कर देती है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक धन आवेश दूसरा भी धन आवेश है, दोनों परस्पर जुड़ जाए। एक ऋण आवेश दोनों, दूसरा भी ऋण आवेश, दोनों परस्पर जुड़ जाए। लेकिन एक धन आवेश दूसरे ऋण आवेश को निरस्त कर देती है। इसका मतलब साफ देखें, हम लोग बचपन से पढ़े, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। फिर लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाता है, दोनों कट जाता है। ये तो बीजगणित का नियम है। इसी के आधार पर हम लोग इसको योज्यता का नियम में कहते हैं कि प्रत्येक मौलिक कण के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। क्लियर है? अगला टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। अब ये समझिए, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के मौलिक गुण में पहला मौलिक गुण देखे आप, योज्यता का नियम। दूसरा मौलिक गुण है आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण का नियम। देखिएगा, इसको एकदम सरल विधि से समझिए। हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि एक पदार्थ है, इसी के नजदीक एक दूसरा पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए, तो आवेश कहता है जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं, यानी आवेश बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। मान लेते 5 ने 10 इलेक्ट्रॉन आता है, तो आवेश बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है 20 इलेक्ट्रॉन होता, तो कहते हैं आवेश बराबर 20 इलेक्ट्रॉन। 10 20 5 50 ये सब क्या संख्या है, इंटीजर है। अब मैथ में इंटीजर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं? इसलिए n × e कह सकते हैं, यानी आवेश बराबर q बराबर n × e। और यही आपका है आवेशों का क्वांटीकरण। यानी क्या देखते हैं? q प्लस माइनस n × e। प्लस कब होगा? जब त्याग करेगा, माइनस कब होगा? जब ग्रहण करेगा। अब गौर देखिए, इसी को ध्यान, ये क्या है? n है इंटीजर यानी पूर्णांक को दर्शाता है। e क्या है? मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? किसी चालक पर स्थानांतरित कुल आवेश उसके मूल इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज होती है, या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मूल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है आवेश। यानी आवेश क्या होता है?
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या और मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज कैसा है, पूर्ण गुणज के बराबर आवेश होती है। ठीक है, ये गौर कीजिएगा, हमारा एक फॉर्मूला आ गया Q = +- n × E। यहां से Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आवेश। ठीक है, अब ये देखिए n दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये दर्शा रहा मूल इलेक्ट्रॉन। मूल इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब ये देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाता है, हमें सब पूछा जाता है, काफी मेजर क्वेश्चन है। कहा जाता है 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। गौर से ध्यान दीजिए, 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसका समाधान कैसे करें, समझे। कह रहा है 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, हम नहीं जानते। क्लियर, ये 1 कूलम क्या, आवेश का मात्रक है। आवेश दिया, आवेश को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवेश को। Q बराबर क्या हो गया, 1 कूलम हो गया। ये कितना का मान तो नहीं जानते, कितना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान नहीं जानते। अब इलेक्ट्रॉन का तो मान जानते। अब हमारे एक फॉर्मूला है यहां से Q = +- n × E। तो देखिए Q = +- n × E निकालना हमारा क्या है, n का मान। n का मान निकालने के लिए E हम मल्टीप्लाइड में सेकंड साइड लाइन डिवाइड में, तो E = Q/n। क्लियर, लेकिन हमारा निकालना है क्या, देखिएगा यहां से निकालना है n का वैल्यू। n बराबर क्या है, Q/E। तो n बराबर Q का वैल्यू कितना है, 1 बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएं, ऊपर दिए 10। अब n = 10/16, ये -19 है, ऊपर भेज दिए, क्या हो गया, +19। अब क्या डिवाइड लगेगा, नहीं नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इसको सॉल्व या तो आप कीजिए, नहीं तो सरल विधि द्वारा। यहाँ 10⁻19 है, एक जीरो यहाँ ट्रांसफर कर तो क्या हो जाएगा जी, 100/16। अब ये देखिए 19 में से एक जीरो ट्रांसफर किया, अब यहाँ रिमेनिंग पार्ट तो 18 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ से डिवाइड लगाएंगे, n = कितने बार में, 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। और यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम = n का वैल्यू कितना है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका वैल्यू आता है। ठीक है, ये यहाँ से काफी मेजर क्वेश्चन है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। 1 कूलम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या की देख रहे हैं, 1 कूलम = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप गौर कीजिएगा कैसे बनाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 12 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, 12 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो अब कैसे बनाएं, आपका सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कह रहा है 12 कूलम क्या दिया, आवेश दिया। आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q = 12 कूलम हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या देख रहे हैं, Q का मान कितना आवेश है, यानी आवेश की संख्या पूछ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से सूचित करा। तो यहां से n निकालने के लिए n बराबर क्या है, Q/E हो जाएगा। अब Q का वैल्यू कितना, 12, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएं, ऊपर दिए 10 दे दें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाए, 120/16। ये -19 था, नीचे से ऊपर ले गए, +19 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दें, इजी। कैसे सॉल्व किए, 4 से कैंसिल किए, 4 बार 4 से कैंसिल किए, 30 बार। यहाँ से कितना आ गया, 7.5 होगा × 10⁻19, ये इतना। क्लियर हो, कहा जाएगा किसी चालक पदार्थ से
120 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसी चालक पदार्थ से 120 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस चालक में उपस्थित आवेशों की मात्रा ज्ञात करें। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है, 120 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो 120 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है n बराबर 120। ठीक, आवेश की कल्पना ज्ञात है। यहां से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में कमी आना, और इलेक्ट्रॉन में जब कमी आएगा तो कौन सा आवेश होगा, कमी कब होता है, जब किसी को दे रहे हैं तब ने कर घटेगा, दे रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा आवेश हो गया, धन आवेश। सबसे पहला इसका प्रकृति पता चल गया, धन आवेश। अब देखते हैं आवेश निकालना। Q इक्वल टू क्या होगा, n इंटू ई। n का वैल्यू कितना है 120, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, पॉइंट हटाए नीचे दिए 10, 1 0 1 0 कैंसिल, 16 गुना 12 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -19, इतना कूलम। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा डेप्थनेस से जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्या किसी चालक पदार्थ पर इतना या इतना आवेश संभव है। अब ये कैसा क्वेश्चन है, किसी चालक पर आवेश हो सकता है लेकिन इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो नहीं, आवेश कितना हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। पहले देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ए में क्या है, कितना मान दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 दिया है, यही कहा। क्या किसी चालक पदार्थ में इतना आवेश संभव है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इतना आवेश को मान लिया Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 गुना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू निकालना है। n इक्वल टू क्या हो, Q अपॉन E। Q का वैल्यू कितना 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये देखिए पॉइंट कैंसिल हो गया जी, 16 से 48 कैंसिल कर दिए 3 बार में, क्या बच गया 3 गुना 10 टू द पावर -18, ये -19 से नीचे से ऊपर चला गया, क्या हो गया +19, क्या बच जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, -18 प्लस 19 बराबर क्या हो गया 30, ये n इक्वल टू 30 है। ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए रोक दें। अब इसी का बी पार्ट ले, बी पार्ट कितना है जी, Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20। क्या इतना हो सकता है, जब इतना है ये होगा कि नहीं, अब इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले n इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन E। Q का वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से पॉइंट सेम प्रोसेस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 16 से कैंसिल करते हैं 3 बार में। अब देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 20 है, ठीक, और ये -19 है, नीचे से ऊपर गया +19, ठीक है। ये आपका माइनस में है, बाय मिस्टेक से क्वेश्चन में दे दिया, ये भी माइनस में होगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इधर भी माइनस में है, इधर भी माइनस में ही रहेगा, बाय मिस्टेक से क्वेश्चन में दे दिया गया। अब यहाँ से -20 इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया -20 प्लस 19 बराबर -1। -1 इक्वल टू क्या लिखते हैं 3 इंटू 1 अपॉन 10 बराबर 3 अपॉन 10। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज दिए 0.3। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, n का दर्शा रहा है इंटीजर को। इंटीजर कभी भी पॉइंट में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इंटीजर का वैल्यू किसी की संख्या जो है वो 30 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, कभी नहीं। किसी का काउंटिंग हम लोग जब भी करेंगे तो 30 पोजीशन पर है, 25 है इंटीजर, तो हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इट्स नॉट एन इंटीजर। जब ये इंटीजर नहीं है तो इतना आवेश की कल्पना संभव है, कभी नहीं संभव। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्वांटीकरण का नियम किस विद्वान द्वारा दिया गया, मिल्टन साहब द्वारा दिया गया, ये याद रखें। क्वांटीकरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया, मिल्टन के द्वारा किया गया। अब आइए देखते हैं संरक्षण का नियम, आवेशों का संरक्षण। अब ये देखिए क्या है, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण का नियम जो है, आवेशों का संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम से लिया गया। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे,
कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, आवेश को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक पदार्थ का आवेश दूसरे पदार्थ के आवेश में स्थानांतरित किया जाता है। क्योंकि अगर केवल उत्पन्न किया जाता तो केवल एकल पदार्थ द्वारा ही उत्पन्न हो जाता, दो पदार्थों को संपर्क में लाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ दो पदार्थों को संपर्क में ला रहे, इसका मतलब पहले पदार्थ का कुछ आवेश को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ से क्या कहते हैं, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित होता है, यानी कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव रहना, कंजर्व रहना, यानी जितना पहले था हेर फेर के बाद भी फिर उतना ही रहे। जैसे समझिएगा, आपको हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए थे, हमारे पास दो पदार्थ है, एक ए दूसरा है बी। ए के पास भी एक 100 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी 100 इलेक्ट्रॉन है। ए ने बी को 20 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब ए के पास कितना बच गया, 80 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 120 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए प्रारंभ में इन दोनों के पास मिलाकर कितना था, 100 200 इलेक्ट्रॉन। हेर फेर होने के बाद इलेक्ट्रॉन आवागमन के बाद भी कितना बचा, 200 इलेक्ट्रॉन ही रहा। यानी क्या, हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है यही चीज। तो आपसे पूछा जाता है कि आवेशों का संरक्षण का नियम किस नियम का प्रतिपादन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम अगला क्लास में आपको वैद्युत बल के बारे में बताएंगे, वैद्युत बल से संबंधित कूलम्ब का नियम बताएंगे, और प्रतिदिन एक वीडियो आपके पास सामने आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन के नीचे आपका बोल्ड मार्क में दिखा रहा हमारा चैनल का नाम भी है। किसी प्रकार को डाउट है तो नंबर भी दिया गया, उसको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछिए, जब भी हमें समय मिलेगा उसका समाधान करेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।